Measures of money supply. आ रहा है ना? क्या होता है मनी सप्लाई, कौन बताएगा? बताओ। मनी सप्लाई मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये मेजर करते हैं कि पब्लिक के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है। पब्लिक मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, या फिर कोई फर्म या फिर बिजनेस हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम ले लेते हैं कि सपोज कर लो कि आज के डेट में अर्थव्यवस्था में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है जो पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। और पब्लिक के पास पड़ा हुआ होने का मतलब है कि उनके पास चाहे क्वाइन में हो या फिर पेपर नोट्स में हो या फिर बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है इन सर्कुलेशन कितना है। ठीक है, वो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास अगर है तो वो काउंट नहीं होगा। अगर वो पैसा अगर मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर या बैंकिंग सिस्टम के पास है तो वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल सर्कुलेशन में इनके पास जो कैश रिजर्व है, जो मनी है, वो नहीं आता है। तो इसके वजह से हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो एक्चुअल सर्कुलेशन में जो मनी है इकोनॉमी में, वही हम काउंट करते हैं। और एक्चुअल सर्कुलेशन में मनी किसका होता है? या तो इंडिविजुअल का होगा या फिर फर्म या बिजनेस का होगा। गवर्नमेंट का क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब दिख रहा है ना? तो मनी सप्लाई का मतलब समझ में आ गया। ऑलरेडी डिटेल में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो मेजरमेंट है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है, आप इसको कैसे मेजर करोगे? इसको मेजर करने के टोटल 4 पैमाने हैं या फिर 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? आप इसको मेजर करते हैं M1 के माध्यम से, या फिर M2, M3 या फिर M4। ये 4 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है एक अर्थव्यवस्था में एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ध्यान देना, हमने पीरियड या फिर ड्यूरेशन की बात नहीं करी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक साल में मनी सप्लाई की वैल्यू कितनी है, नहीं। हम आज के डेट में पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी और पर्टिकुलर डेट पे। तो ये जो डेट है, हमने बताया था कि आरबीआई डेटा रिलीज करती है एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे कि मनी की जो वैल्यू है मनी सप्लाई की वो कितनी है। ठीक है, तो आरबीआई डेटा रिलीज करती है। तो हम सीधे चलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मेजर्स ऑफ मनी है वो कई तरीके से प्रेजेंट करती है M1, M2, M3 और M4 के फॉर्म में। तो हम सीधे डिस्कस कर लेते हैं कि M1, M2, M3, M4 में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहला जो मेजर हम लेते हैं वो हम ले लेते हैं M1। ठीक है, जब आप M1 की बात करते हो तो M1 में क्या इंक्लूड करते हो? ये पहला और बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का। इसको हम कंसीडर करते हैं नैरो या फिर लिक्विड मनी के नाम से भी। ठीक है, अगर हम नैरो मनी की बात करें तो हमारा अभिप्राय किससे है? M1 से। ठीक है, नैरो मनी में हम इसको कंसीडर करते हैं। तो अब M1 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर कंपोनेंट हैं? तो M1 में इंक्लूड किया जाता है, ध्यान रखना, CC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, DD और OD। क्या क्या है? CC, DD और OD। CC का मतलब बताओ? CC का मतलब क्वाइन एंड करेंसी विथ पब्लिक। ठीक है,
ये क्वाइन और जो करेंसी है, करेंसी में वैसे भी तुम लोगों को पता है कि दोनों चीजें आते हैं। करेंसी मतलब क्या? क्वाइन और पेपर नोट्स। तो यहाँ पे करेंसी विथ पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या है बताओ? करेंसी एंड क्वाइन विथ पब्लिक। तो ये वाला पार्ट पब्लिक वाला हमने काउंट कर लिया। हम पब्लिक का ही सारा कुछ काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक का जो पैसा पड़ा हुआ है वो किस फॉर्म में है? तो क्वाइन और पेपर नोट्स, ठीक है। तो क्वाइन और करेंसी में लिख देता हूँ, मतलब वही डीडी। डीडी का मतलब यहाँ पे क्या है? डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट किसका है? ये भी पब्लिक का ही है, लेकिन किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट हम ले लेते हैं, पब्लिक का है, किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास है, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास है। तो हो गया पब्लिक का पैसा जो कॉइन और करेंसी के फॉर्म में है, या फिर डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में कमर्शियल बैंक के पास है। बाकी जो तीसरा एलिमेंट है वो M1 का बहुत माइनर छोटा सा हिस्सा इंक्लूड करता है, वो है अदर डिपॉजिट। इस अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड किया जाता है, ध्यान रखना। इसमें RBI के पास जो डिपॉजिट आते हैं, किसके बिहाफ पे? तो फॉरेन बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो सकता है या फिर IMF हो सकता है। तो उनका जो फंड आएगा RBI के पास, अदर डिपॉजिट कहाँ पे है? RBI के पास। और इसमें क्या चीज इंक्लूड हो रहा है? तो फॉरेन गवर्नमेंट का या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का फंड इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये अदर डिपॉजिट में जाएगा RBI के पास। इसमें आपका IMF का फंड हो सकता है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का फंड हो सकता है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बनता है आपका क्या चीज? M1, जिसको हम नैरो मनी के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नैरो मनी। अब बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया या फिर नहीं आया? आया? हाँ हाँ हाँ, नैरो मनी के नाम से भी इसको जानते हैं, M1 को। हाँ, ये M1 जो कंपनी, ये मैं ओडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये M1 की बात कर रहा हूँ। ये जो M1 है ना, इसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, ठीक है। लिख लिए? चलो, अब हम M2 पे चलते हैं। M2, M2 में क्या इंक्लूड करेंगे? पहली चीज, M2 में M1 तो रहेगा ही, और प्लस हम इसमें ऐड करेंगे जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में सेविंग डिपॉजिट का पैसा है, ठीक है। तो M1 इंक्लूड हो गया, तो मतलब CCDD OD सब इंक्लूड हो गया। प्लस इसमें आप ऐड करिए क्या चीज बताओ? सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट था, पब्लिक के पास क्वाइन और करेंसी के फॉर्म में जो पैसा था, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पास यानी पोस्ट ऑफिस बैंक में जो सेविंग डिपॉजिट में पैसा पड़ा है, उसको भी हमने क्या किया? ऐड कर लिया। तो ये अब कन्वर्ट हो गया M1 से किसमें? M2 में, ठीक है। तीसरे एलिमेंट पे अब आ जाओ। तीसरा है आपका M3। M3 में हम क्या इंक्लूड करेंगे?
M3, M3 में भी M1 रहेगा, ठीक है, M1 रहेगा, लेकिन इसमें आप इंक्लूड करते हो सेविंग डिपॉजिट तो आपने रख लिया है, डिमांड डिपॉजिट वाला पार्ट, टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट को आपने अभी तक कहीं इंक्लूड नहीं किया, ना M1 में ना M2 में। तो ये कहाँ पे अब आ जाएगा? M3 में। तो जब M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स है, ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट की हम बात करें, तो नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स अगर हम इसको ऐड कर लें तो अब ये M1 M3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी CCDD OD में हम क्या करें? करेंसी एंड पॉइंट विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट प्लस फिक्स डिपॉजिट वाला अमाउंट रख लें जो बैंक के पास पड़ा हुआ है पब्लिक का, वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कौन सा मेजर कंसिडर किया जाएगा? M3, ठीक है, M3 मेजर में वो कंसिडर किया जाएगा। चलो अब लास्ट बच गया आपका कौन सा? M4, ठीक है, M4, M4 में क्या इंक्लूड होगा? M4 में जितना भी आपका वैल्यू है, अमाउंट है, हर तरीके से सबको हम इसमें काउंट कर लेंगे। यानी आपका डिमांड डिपॉजिट भी हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट भी हो जाएगा, आपका पोस्ट ऑफिस बैंक के पास जो पेमेंट है, डिपॉजिट्स है, वो सारा कुछ भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो हम इसमें कह रहे हैं कि M4 में M3 हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो मतलब M3 इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ? M1 और फिक्स डिपॉजिट यानी CCDD OD और फिक्स डिपॉजिट सब आ गया। तो इसमें छूट क्या रहा है? पोस्ट ऑफिस वाला, क्योंकि M1 इंक्लूड, M3 जब बोल रहे हैं तो M3 में M1 तो है ही, तो यानी ये वाला M1 वाला पूरा पार्ट इसमें आ गया M4 में, प्लस M3 में आपने ये फिक्स डिपॉजिट भी इंक्लूड कर लिया, तो M2 वाले में भी M1 है, M2 में भी क्या है? M1 है, तो M3 यहाँ आने का मतलब क्या है कि ये M1 कॉमन हो गया, तो ये वाला पूरा आ गया, फिर M1 का ये आने के बाद यहाँ पे M3 हमने काउंट किया है ना, तो फिर ये वाला पार्ट भी आ गया, नेट टाइम डिपॉजिट वाला पार्ट। M2 का ये वाला पार्ट इसमें मिस हो रहा है, छूट रहा है, तो अब क्या करेंगे? M3 में हम ऑल डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या कह रहे हैं? टोटल डिपॉजिट, पहले यहाँ हमने क्या कहा था? केवल सेविंग डिपॉजिट इंक्लूड किया था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में क्या कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जितना डिपॉजिट है सारा डिपॉजिट इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या करेंगे? टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बैंक आ जाएगा, आ जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई। एक्सक्लूडिंग NSC लिख लेना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है पब्लिक के द्वारा, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये आपका एक इन्वेस्टमेंट का अवेन्यू है जो पब्लिक पोस्ट ऑफिस में करती है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अमाउंट इसमें नहीं कंसीडर किया जाता है। चलो अब ये चारों कंपोनेंट या फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देख लो, M1 M2 M3 M4, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हाँ हाँ, नेट टाइम डिपॉजिट का हो, टर्म डिपॉजिट का हो या फिर फिक्स डिपॉजिट का हो, सेम ही चीज है।
देख लो कहीं पे दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। नैरो मनी, अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं। क्या टाइम है जी? हाँ, देखो, जो M1 है इसको हम नैरो मनी कहते हैं, और जो M3 है, ठीक है, M3, ये वाला नहीं, M3 कंप्लीटली टोटल कम बोल रहे हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ। M3 को ब्रॉड मनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैसे M3 और M4 दोनों को ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया है, ब्रॉड मनी, लेकिन जो स्पेसिफिकली कंसीडर किया जाता है ब्रॉड मनी के नाम से, वो आपका M3 है, और नैरो मनी जो कंसीडर किया जाता है वो आपका M1 है। तो नैरो मनी इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आपका लिमिटेड कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो M1 है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी कंसीडर किया जाता है। मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या है? आसानी से आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कैश के फॉर्म में ही ये सारा बैलेंस है। डिमांड डिपॉजिट आसानी से बैंक में जाकर विड्रॉ कर सकते हो, ये तो आपके पास पड़ा ही है, ठीक है। और तो इसलिए क्या हो गया, ये मोस्ट लिक्विड, M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड, यानी कैश के फॉर्म में या फिर तरल के फॉर्म में है, आसानी से आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और लिस्ट लिक्विड कौन सा है? लिस्ट लिक्विड कौन सा है? M4। जो M4 है वो सबसे कम लिक्विड है या फिर तरल है, लिस्ट लिक्विड। इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा। लिस्ट लिक्विड। तो एक बार फिर से सुन लो, जो फोर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि कितना आसानी से आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो M1 लिस्ट है, सबसे लिस्ट मतलब M1 क्या कह रहे हैं कि इसकी लिक्विडिटी हाईएस्ट है, आसानी से आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट लिक्विड आपका M1 होगा, और M4 क्या होगा? लिस्ट लिक्विड, ठीक है। M3 सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मेट है या फिर फॉर्म है। जब अगर हम बात करें कि किसी ने अगर आपसे पूछ दिया मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, कि मनी सप्लाई की वैल्यू बताओ, तो जनरली आप जो M3 की वैल्यू होगी आप उसको ही कोट करोगे, ठीक है। आप कौन से वाले पार्ट को कोट करोगे? M3 की, क्योंकि ये जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मनी सप्लाई के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद M1 और M2 दोनों ही नैरो मनी के कैटेगरी में आते हैं, और M3 और M4 ये ब्रॉड मनी सप्लाई के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। RBI डेटा रिलीज करता है मनी सप्लाई का, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिख लिया हो ना ये? सबके पास बुक है? एग्जाम्पल दिख रहा है मनी सप्लाई का? दिख रहा है ना? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे M1, M2, M3 और M4 का वैल्यू कितना है। जिसके पास बुक नहीं है वो कोऑपरेट कर लें, शेयर कर लीजिए अपना क्वेश्चन।